नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं इस समय दुनिया के सबसे बहुचर्चित विषय की, यूक्रेन रशिया युद्ध की। क्या हम सचमुच एक युद्ध के कगार पर खड़े हैं? क्या रशिया सचमुच यूक्रेन पे युद्ध का बिगुल बजा देगा? और जैसा ही अमेरिका मानता है कि रशिया सिर्फ यूक्रेन पे युद्ध ही नहीं करेगा, जो कि उसके सीमांतर इलाकों तक सीमित रहेगा, बल्कि वो ये भी मानता है कि रशिया यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए युद्ध करेगा। हालांकि रशिया ने इससे इनकार किया है। सोवियत यूनियन का एक समय का सबसे बड़े हिस्से के रूप में, सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो रशिया जाना जाता था, और जो यूक्रेन जो सबसे दूसरे नंबर की ताकत के रूप में जाना जाता था, आज दोनों एक दूसरे पे सिंह अड़ाए खड़े हैं। युद्ध की स्थिति है, पूरे विश्व में इसका इसका एक तनाव का माहौल है। आप स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, वहां पे इसका असर है। तेल की कीमतों पे देख लीजिए, उसका असर है। गैस की कीमतों पे उसका असर है। सारी अर्थव्यवस्था पे उसका असर है। साथ ही साथ कूटनीति पे भी उसका असर है। जो विश्व की एक बदलती हुई तस्वीर उभर रही थी, उस पे भी ये जो स्थिति है, ये बहुत बड़ा मोड़ है। ये बताएगी कि एक समय के जो चीर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका, ये ये ताकत के किस पलड़े पे भारी पड़ते हैं, किसका पल रहा है भारी। 71% यूक्रेनियन को लगता है कि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट, जो आज रूस है, जो टूट के बिखड़ के रूस हो गया, वो उन पे हमला करेगा। रशियंस मानते हैं कि ये यूक्रेन की गलती है। इसमें नाटो की भी भूमिका बहुत दिलचस्प है। इसमें जो अर्थव्यवस्था का अंत, जो जो गुत्थी फंसी हुई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो गैस गैस की जो लाइंस जाती हैं यूक्रेन से सटके, और जिसमें अमेरिकन जो कंपनियां हैं, जिनमें जो उनकी भूमिका है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में कोई भी युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसमें जो आपका मतभेद होता है, उसमें उसमें अंतर होता है। जो मत होते हैं उसमें अंतर होता है, राजनीति में अंतर होता है। नहीं, आज के युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं क्योंकि उसमें अर्थव्यवस्थाएं, पैसा, व्यवसाय, बिजनेस हाउसेस, उनका स्वार्थ छिपा होता है। और ये युद्ध भी अगर हुआ तो ये इसी पे होगा। आज हम इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए बहुत दिनों बाद फिर से भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज सेठ से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि इन सारे पहलुओं पे वो क्या सोचते हैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह, और सरकार किस तरह से देखती है इसको। हालांकि भारत ने तो अपना जो मत है वो बहुत क्लियर कर रखा है, स्टैंड क्लियर है, क्योंकि इस स्थिति में भारत का किसी के पक्ष में भी जाना मुनासिब नहीं है और वो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि रशिया से भी हमारे बहुत सारे जो डील्स हैं वो चल रहे हैं। अमेरिका से भी हमारी घनिष्ठता कुछ सालों में काफी बढ़ी है, और हमारा इनसे अगर देखा है तो कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इस बात के कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उस पे जो असर पड़ेगा, उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है, जो आपको आजकल के शेयर बाजार में दिखने को मिल रहा हो। लेकिन उसमें चीन का एक एंगल जरूर है, जो कि भारत जिसको बहुत पैनी नजर जिस पे रखा हुआ है। तो हम इन सारी बातों पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हम सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए
आज बात करते हैं और समझते हैं ये यूक्रेन विवाद क्या है और इसकी छोटी छोटी गुत्थियां खोलते हैं और समझते हैं। चलिए, अभी गुलरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी दिनों बाद जुड़े हैं, तो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम और हमारे साथ जुड़ने के। माय प्लेजर सुजाता। जय हिंद टू एवरीबॉडी। जय हिंद। तो जब हम आज हम, जैसे मैं आपके आने से पहले दर्शकों को बता रही थी कि आजकल एक ही चर्चा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, वो है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के युद्ध के कगार पे खड़े होने की, और उससे क्या पूरे विश्व को में जो असर पड़ेगा उसकी। तो पहले तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इतनी गहराई से इन चीजों को फॉलो नहीं करते या जानते नहीं, तो इसको हम एक, अगर अगर आप हमें बहुत आसान शब्दों में अगर ये समझा सके कि ये पूरा विवाद क्या है और क्यों रशिया को यूक्रेन चाहिए, या रशिया की यूक्रेन पे नजर है, और यूक्रेन क्यों नाटो के पास जाना चाहता है, ये जो त्रिकोणीय जो ये श्रृंखला है ये क्या है और क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो व्यूअर्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैं यही कह दूंगा कि सबसे पहले तो जो मॉरलिटी होती है, नैतिकता जो होती है, भू राजनीति मतलब जियो पॉलिटिक्स में उसकी कोई स्पेस नहीं होती। तो अभी जो भी हम बात करेंगे इस पूरे शो में, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो हो रहा है उसके विषय में बात करेंगे, अपना एनालिसिस देंगे। इसमें मॉरलिटी की आप अपेक्षा ना रखें, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में मॉरलिटी कोई नहीं करता। अब ये व्यूअर्स के आप ये पूछ रहे लिए हो, लेसन नंबर 1 है। हाँ, इसमें अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वही हावी रहते हैं, बाकी सब चीजें फिर बनावटी होती हैं ऊपर ऊपर की, जी। और सभी प्लेयर्स वही करते हैं। अब यदि आप ये पूछें कि नेटो के पास यूक्रेन क्यों जाना चाहता था, रशिया ने जो कुछ भी किया, चाहे वो कल किया कि उसके अंदर से दो नए देश निकाल लिए, 2014 में जो किया था क्राइमिया का एनेक्सेशन किया था, उसके पहले जॉर्जिया के साथ जो किया था कि जो दो उसके रिबेल प्रोविंसेस थी उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था और S-300 की बैटरीज डाल दी थी वहां पर। तो ये सब क्यों किया रशिया ने? आपको याद होगा कि जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का विलय होने लगा था, जब बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी, तब उस समय के तत्कालीन यूएसएसआर और वेस्ट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट ये था कि वेस्ट अपने नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपांशन नहीं करेगा, और इसके बदले में यूएसएसआर भी जो है वो जर्मनी को आपस में मर्ज होने देगा। तो पहली चीज ये थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि श्रृंखलाबद्ध रूप से देखें कि चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे वो बाल्टिक्स के तीनों देश हो, एक एक करके नेटो का एक्सपांशन ईस्टवर्ड होता गया। मतलब वो अब जो समझौते की बात नहीं रखी गई। समझौते की बात नहीं देखी। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन, बहुत से लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्ट को एक डर ये भी था उस जमाने में कि अब जर्मनी वापस यूनिफाई हो चुका है। उस जमाने में यदि जापान की इकोनॉमी देखो तो दुनिया में सबसे अच्छी चल रही थी। तो एक जर्मनी, एक जापान, तो कहीं वापस से एक नई एक्सेस नहीं बन जाए, एक कारण वो। दूसरा कारण जो था कि हथियारों की इंडस्ट्री जो प्रमुखता से अमेरिका की है, कि उनको अपना, जब कोल्ड वॉर समाप्त हो जाएगी तो फिर ये इंडस्ट्री का जखीरा क्या करेगा, इनके धंधे कैसे चलेंगे। तो एक आपको दुश्मन को क्रिएट करना पड़ेगा और एक मार्केट बनाना पड़ेगा। अब मार्केट फ्रांस तो नहीं बन सकता, फ्रांस खुद का प्रोडक्शन कर रहा है, ब्रिटेन खुद का प्रोडक्शन कर रहा है, नॉर्वे, अगर स्वीडन को देखें तो बहुत सारी चीजों में स्वीडन जो है बहुत अच्छा इक्विपमेंट बनाता है जो खुद एक्सपोर्ट करता है। तो अब ये मार्केट बनेगा जो नए देश बने थे रशिया के यूएसएसआर के विघटन से, ईस्ट ऑफ यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में। तो इनको एक डर दिखाया गया कि रशिया है ये तुमको खा जाएगा, रशिया है तुमको खा जाएगा।
और एक ओपन डोर पॉलिसी रखी गई नेटो की, कि नेटो मतलब सिक्योरिटी। तो एक एक करके सारे देश जो थे वो नेटो के सदस्य बनने लगे। नेटो के सदस्य बनने के साथ ये भी बात आती है कि उसमें आपको अपने जीडीपी का 2% प्रतिवर्ष लगाना है डिफेंस के ऊपर। तो इक्विपमेंट खरीदना है। इक्विपमेंट कौन सा खरीद सकते हो? नेटो का मेंबर रशियन इक्विपमेंट तो खरीद नहीं सकता, कोई और इक्विपमेंट खरीद नहीं सकता। वो ही इक्विपमेंट खरीद सकता है जो एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो, क्योंकि वो नेटो की एक्सरसाइजेस भी होती है, सब कुछ होती है। तो उसमें जो ये आर्म्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो फ्रांस की इंडस्ट्री हो, चाहे अमेरिका की इंडस्ट्री हो, चाहे स्वीडन की इंडस्ट्री हो, इन्होंने भरपूर माल कमाया है। और वो एक्सपेंशन जो है ओपन डोर पॉलिसी चलती रही। फिर थोड़ा सा मैं व्यूअर्स को ले जाऊंगा 2008 में, जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी अमेरिका में, और शायद कॉन्डीलीजा राइस थी उस समय विदेश मंत्री वहां की। हाँ, कॉन्डोलीजा राइस थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि रोमेनिया में बुकारेस्ट में नेटो का समिट हुआ था, और उसमें माना जाता है कि कॉन्डोलीजा राइस ने प्रेशर करके नेटो से एक डायलॉग दिलवाया था, एक वक्तव्य दिलवाया था कि वी वेलकम द एस्पिरेशंस ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू जॉइन नेटो। अच्छा। तो उससे एकदम से कान खड़े हुए थे रशिया के कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद देखो शायद 2012 या 13 का वर्ष था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जॉर्जिया के अंदर जब प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई थी और दो प्रांतों ने अपने आप को अलग रखने की बात की थी, तो रशिया ने हस्तक्षेप किया था। उनकी जो उनको एक नए देश की तरह स्वीकृति दी थी। और S-300 थी उस समय, S-400 मिसाइल बैटरीज नहीं होती थी, तो रशिया ने यहाँ तक कि S-300 मिसाइल बैटरीज को भी वहां इंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद 2014 को आप देखें, तो 2014 में जब मैदान मूवमेंट चले यूक्रेन में, उस समय को देखते हुए रशिया ने क्राइमिया में अपनी फौजें भेजी, वो क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। हाँ, उसने हथियार ये दोनों वो देश थे 2008 में जिनके विषय में एक सुर्री छोड़ी गई थी केवल रोमेनिया में नेटो के द्वारा कि हम वेलकम करते हैं इनकी एस्पिरेशंस टू जॉइन नेटो। और अब यूक्रेन प्रॉपर की बात करें तो थोड़ी ज्योग्राफी देखें आप यूक्रेन की। यूक्रेन प्लेन है, यूक्रेन में माउंटेन्स नहीं होते हैं, इसीलिए उसको माना जाता है कि वो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप जो होता है यूक्रेन। और हिस्टोरिकली आप देखें तो रशिया के ऊपर जितने भी इन्वेजन हुए वो वाया यूक्रेन ही होते हैं। तो रशिया को एक स्वाभाविक डर था कि ऐसा नहीं हो कि इधर से मेरे तरफ कोई इन्वेजन हो, और अगर नेटो इधर आके बैठ जाता है तो जो एक बफर वाला एरिया था उसके लिए यूक्रेन हमेशा एक बफर जोन हुआ करता था, वो खत्म हो जाएगा। क्राइमिया को जो एनेक्स किया इसी कड़ी का एक अंग था। वो उसमें एक चीज को मत भूलें आप कि क्राइमिया का जो पोर्शन है वो ब्लैक सी में जो नेवल बेड़ा है रशिया का, हाँ, वो वहीं से ऑपरेट होता है और फिर उसका जो पावर है वो पूरे यूरोप में जाता है। तो अगर नेटो वहां पर आ जाता है तो रशिया के साथ एक दुविधा थी, तो फिर क्राइमिया का एनेक्सेशन किया गया। उसमें रीजन बहुत सारे बताए जाते हैं, सब ज्यादातर रीजन झूठे होते हैं। जो ये सब बताया जाता है कि वहां पर रशियन स्पीकिंग लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा था, हर जगह बोला जाता है कि महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, एक ही कॉमन चीजें हैं। ये हिटलर भी कहता था, हर कोई कहता है यही बातें। वो तो यूक्रेन में भी रशियन जो डिसेंडेंट्स है वो ज्यादा है। वो सब चीजें छोड़ दो, वो तो सब बातें ही। लेकिन आप क्रक्स पे जाओ तो क्रक्स ये था कि एक तरफ से नेटो का ईस्टर्न एक्सपांशन, वॉर इंडस्ट्री की कमाई, दूसरी तरफ रशिया का डर। और ये रशिया जो था, अब ये 2000 वाला रशिया नहीं था, कि 2004 वाला भी रशिया नहीं था, 2008 वाला रशिया भी नहीं था, कि जिसके पास पैसा इतना भी नहीं था कि अपनी मिलिट्री को फीड कर सके। ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ी तो रशिया के पास पैसा आया, वो उसकी जो वॉर इंडस्ट्री थी, जो वॉर इक्विपमेंट थे, उनका मूवमेंट शुरू हुआ। तो वो क्राइमिया के शक्ल में भी हमने देखा, और जॉर्जिया की शक्ल में भी हमने देखा, और जो कल हुआ वो भी हमने देखा कि जो दो नए रिपब्लिक्स निकाल दिए को रिकॉग्नाइज पुतिन ने, किया। रिकॉग्नाइज किए, वो भी उसी शक्ल में था। अब इसमें मैं यूक्रेन की स्थिति कैसे रखता हूं पता है? एक जो मछली पकड़ने वाला होता है वो अपने कांटे के अंदर एक तड़पता हुआ जानवर रख देता है, मछली रख देता है या कुछ वॉर्म को रख देता है, ताकि दूसरी मछली आए उसको पकड़ ले। अब इसमें
जो दूसरी मछली आती है, बड़ी मछली, उसको पकड़ने के लिए वो अपने खाने का उसका हित होता है इसलिए आती है, या ना आती है या कभी लेके भाग जाती है तो वो कांटे से बच जाती है और शिकार को ले जाती है। और जो व्यक्ति बैठा रहता है वो डाल के अंदर पानी में, उसको वो अपने रिक्रिएशन के लिए होता है। तो ये स्थिति, जो वो बीच में जो मछली तड़पती रहती है कांटे में फंसी हुई, जिसको बैट की तरह उपयोग किया जाता है रिझाने के लिए दूसरी मछली को, वो स्थिति है यूक्रेन की। आप देखो, दोनों नेटो ने स्थिति उसको में आज गए तक हैं। नहीं, आप देखो ना कि दूसरों के, दोनों के फायदे हो रहे हैं, दोनों के हित सिद्ध हो रहे हैं, चाहे वो पुतिन साहब के हित सिद्ध हो रहे हो या अमेरिका और नेटो के हो रहे हो। नेटो ने इतना सब होने के बावजूद भी उसको एंट्री नहीं दी। बात करी केवल सैंक्शंस लगाने की, और सैंक्शंस भी क्या लगाए हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अभी प्रोग्राम में हम आगे उस पर वो बात करेंगे क्या सैंक्शन लगाए हैं, उससे क्या होना, और सैंक्शनों के असरात होते हैं कि नहीं होते इनके। तो यूक्रेन का मरण है, लेकिन आप ये मान के चलो कि रशिया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा कि नेटो का एक्सपांशन उसकी बॉर्डर तक पहुंच जाए। यूक्रेन को इस स्थिति परिस्थिति को मैं आज से नहीं काफी लंबे समय से कह रहा था, इस पे बाकायदा मैंने वीडियो भी जारी किया था, मैंने ट्वीट भी किए थे कि इस स्थिति तो को होने से अभी जो यूक्रेन रुक सबसे सकता बड़ा है। डर है, अभी जो सबसे बड़ा डर है कि पहला क्वेश्चन, तो इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो कि क्या हम सचमुच एक युद्ध की स्थिति में पहुंच गए हैं, जैसे कि अमेरिका कह रहा है कि रशिया यूक्रेन के सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को नहीं करेगा अटैक, वो अंदर जान माल की जो उसके नागरिक हैं जो कीव, वहां तक भी जा सकता है, यूक्रेन को खत्म कर सकता है। 71% जो यूक्रेनियंस है वो भी ये मान रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं। हालांकि पुतिन ने कहा है कि नहीं, वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन की बातों पे कोई इतना भरोसा नहीं कर रहा है, या फिर यूं कहिए कि मीडिया में उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ये हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जैसे आपने ये बताया कि ये पूरी भौगोलिक स्थिति और थोड़ा बैकग्राउंड समझाया, तो क्या इसमें सिर्फ नाटो का एंगल है या फिर इसमें एक दूसरा आर्थिक एंगल भी इन्वॉल्व है, जो कि गैस का है, जो कि पाइपलाइंस का से जुड़ा हुआ है, जहां पे अमेरिकन कंपनी जो आज बिजनेस जिनको मिलता है, वो कल को अगर रशिया, जहां जिसके जो जो पाइपलाइंस यूक्रेन से होके जा रही थी, जिसके लिए यूक्रेन को बहुत सारा इनकम होता था, वो उसके लिए बहुत बड़ा इनकम था, अगर रशिया खुद की जमीन से लेके जाता है तो उसका वो इनकम बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ जो अमेरिकन कंपनीज है उनका भी व्यवसाय उस पे बाधित होता है। तो क्या ये दूसरा तेल युद्ध है, जहाँ पे तेल पे युद्ध हुआ और नाम दिया गया आतंकवाद का? आज क्या सिर्फ हम नाटो को, आप वो मछली यूक्रेन को कह रहे हैं, बट आई थिंक वो एक लगा देते हैं कि आके खाएगा, शेर शेर को पकड़ना होता है तो वो रख देते हैं भूखे शेर के लिए कि हाँ जैसे ही आएगा वो पिंजरे में बंद हो जाएगा। तो क्या वो नाटो है कि देखो, नाटो को दिखा रहे हैं लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है? नहीं, अंदर की कहानी तो डेफिनेटली है, वो अंदर की कहानी में एक गैस का पक्ष है, लेकिन इसमें भी भूमिकाएं जो दिख रही हैं वो है नहीं, वो अच्छा। जो है वो दिख नहीं रही है। नॉर्थ स्ट्रीम 2, अमेरिका कहता है कि यदि रशिया ने अटैक किया तो उसको रोक दिया जाएगा। अब अमेरिका की कैपेसिटी नहीं है रोकने की, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है जर्मनी का। अच्छा। जर्मनी जर्मनी आज जो जर्मनी से न्यूज आई है कि जर्मनी ने उसको अभी सैंक्शन नहीं किया है। अभी अभी 4 घंटे पहले, हाँ। हाँ। हाँ, उसको सैंक्शन नहीं किया है। तो ये तो जो सैंक्शन नहीं करने की बात है सुजाता, ये बड़ी ब्यूरोक्रेटिक टाइप की बात है। सैंक्शन नहीं किया है, सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो लगा है प्रमुखता से उसमें लगा हुआ है जर्मनी का। जो इंडस्ट्री उससे लाभान्वित हो रही है वो हो रही है जर्मनी की। जर्मनी लगभग 60% डिपेंड करता है रशिया के ऊपर गैस के लिए। जर्मनी एक ऐसा देश है जो टू जस्ट ऑन नेम ऑफ गोइंग ग्रीन, उन्होंने अपने कोयले के प्लांट को ऑलमोस्ट बंद कर दिया, उन्होंने न्यूक्लियर से अपने आप को बाहर कर दिया। तो दे नीड गैस। अमेरिका चाहता है कि वो गैस वो सप्लाई करे, लेकिन अमेरिकन गैस महंगी भी पड़ेगी।
और एक नॉन एंग्लोफोन वेस्ट में एक चीज मैं देख रहा हूं कि पूरे विवाद में जर्मनी और फ्रांस की आप भूमिका देखो, वो ब्रिटेन और अमेरिका से अलग चल रही है। फ्रांस कहीं ना कहीं जिसमें वो परफेक्ट है कि ब्रसेल्स से माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी चलती है वो चलती है फ्रांस की, और फाइनेंस चलता है जर्मनी का। तो बार बार मैक्रो जो है वो वहां पे जा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, वो सब पूरी ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं मैक्रो जाकर। जो बातें आई कि पुतिन ने 2 नेताओं को फोन करके पहले बताया था ये निर्णय लेने से पहले, एक नेता थे जो फ्रांस के मैक्रो और दूसरे थे जर्मन प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर। तो कहीं ना कहीं नेटो के अंदर भी आपस में विभाजन है, और विभाजन इसलिए है क्योंकि उनको सस्ती गैस वो कंटिन्यू फ्लो ऑफ गैस चाहिए। वहीं आप ब्रिटेन की बात करो तो सबसे ज्यादा उग्रता पूरे विषय में दिखाई वो ब्रिटेन ने दिखाई, क्योंकि ब्रिटेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रिटेन को इसलिए नहीं फर्क पड़ता, अगर जंग होती भी है तो वो तो बिल्कुल दूसरे कोने पर बैठा है। करेक्ट, करेक्ट। फ्रांस, वैसे भी फ्रांस की जो विदेश नीति है हमेशा कंपैरेटिवली स्वतंत्र रही है। फ्रांस ने कई बार नेटो का विरोध किया है, तो फ्रांस की एक नीति हमेशा अलग चली है। और फ्रांस को जिस तरह से AUKUS से बाहर रखा गया और जो इनके बीच में द्वंद्व हुआ वो पनडुब्बी सप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, तो उससे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं एंग्लोफोन और फ्रेंकोफोन इनमें भी एक डिफरेंस है। तो इसमें पैसा भी है, इसमें पावर प्ले भी है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है। मैक्रो बार बार ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को अपनी खुद की मिलिट्री होना चाहिए। मैक्रो इतना ज्यादा कभी प्रेफर नहीं करते नेटो। वहीं आप जर्मनी को देखो तो जर्मनी का गेम प्लान पूरा अलग है। जर्मनी के जो वो नेवल चीफ थे इंडिया में ही आए थे, उन्होंने ये कह दिया था कि पुतिन को रशिया को इज्जत चाहिए, वो इज्जत हमको उनको दे देनी चाहिए, वो सब जो बातें की थी। उसके बाद जब उनको रिजाइन करना पड़ा, तो जर्मनी की इंटरनल पॉलिसी क्या है वो उन्होंने एक तरह से, उनको पता नहीं था कि शायद वो रिकॉर्ड हो रही है और व्यापक पैमाने पे चली जाएगी चीजें, तो उन्होंने उगल दी उस चीज को। तो फ्रांस और जर्मनी और यूएस और यूके में भी एक डिफरेंस दिख रहा है। उस डिफरेंस का फायदा डेफिनेटली पुतिन ने लिया है, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वो एक मंच पे, साझा मंच पे नहीं खड़ा इस पूरे विषय में। और ये भी मत भूले कि किसी जमाने में अमेरिका जो था वो जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। नाउ ही पिछले कई सालों से इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय चाइना। तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं आपस में, और जो दिखता है कि वेस्ट इतना सशक्त है, उतना सशक्त भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए दुख का विषय ये है कि इस पूरे विषय में सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है चाइना को। हाँ, तो वही मेरा तीसरा प्रश्न भी था कि इसमें, अच्छा नहीं, आपने पहले, लेकिन मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं लगता कि रशिया जो है नहीं, इस पे करेगा? सुजाता, इस पे आप ये अटैक समझो, विश्व युद्ध होने के लिए और विश्व युद्ध करने के लिए वॉरिंग पार्टीज में एपिटाइट होना चाहिए। हमने अभी अफगानिस्तान में देखा क्या हुआ। उसके बाद जो बाइडेन पूरे समय गीदड़ भभकी देते रहे और साथ साथ ये भी कहते रहे कि यदि रशिया ने कुछ किया तो हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। मुझे हंसी तो आती है देयर इज जो नो बाइडेन एपिटाइट इन वेस्ट, देयर इज हार्डली एनी एपिटाइट इन वेस्ट कि वो तृतीय विश्व युद्ध लड़े। और यदि तृतीय विश्व युद्ध छोड़ो, आप कोई यूरोप पे वॉर भी लड़नी है तो उसमें आपको कम से कम नेटो को एक होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि नेटो ही पूरा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। देखो, फ्रांस और जर्मनी ही यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की रीढ़ की हड्डी तो ये 2 देश है, बाकी तो क्या है आफ्टर ब्रेक्सिट? नथिंग, नथिंग। तो जब ये दोनों देश युद्ध नहीं चाहते हैं तो नेटो क्या युद्ध कर सकता है? देन देयर इज ऑल्सो अ टर्किश एंगल कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा
और टर्की सबसे बड़ी आर्मी का कंट्रीब्यूटर है नेटो में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। यस, हाँ। और टर्की का एर्डोगन जो है वो कभी अमेरिका के साथ दिखते हैं, वो कभी वो रशिया के पुतिन के साथ दिखते हैं। तो सबके अपने अपने जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं। तो देयर इज नो एपिटाइट फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ज्यादा से ज्यादा बद से बदतर क्या हो सकता है पता है? क्या? यूक्रेन का सीरिया बन जाए। पावर प्ले के लिए एक मंच की जरूरत होती है वॉरिंग फ्रैक्शंस में, वो यूक्रेन बन सकता है जैसे सीरिया बना। उसमें अमेरिका ने भी जोर आजमाइश की, टर्की ने भी की अपनी जगह पर, रशिया ने भी की, इजराइल ने भी की, अरब देशों ने भी की, सब ने अपने अपने जोर आजमाइश करी। जैसे आखिरी में रशिया उभर अफगानिस्तान के में, आया। जैसे अफगानिस्तान अफगानिस्तान बना नहीं, हर तरह से। अफगानिस्तान इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अफगानिस्तान पूरी तरह से डिफरेंट बॉल गेम है। वो तो एक चार पांच दशक से एक युद्ध चल रहा है, वो एक अलग डिफरेंट स्टोरी है। वो बॉल गेम तो क्लासिकल था ही, एग्जांपल, पावर प्ले का बॉल गेम तो था ही। कभी हाँ रशिया पावर का, प्ले का कभी बॉल गेम अमेरिका का। इनडायरेक्टली था, लेकिन आज का जो पावर प्ले हो रहा है ना, ये मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं। वो उसका क्लासिकल एग्जांपल आपको देखना है तो सीरिया को देख लो कि सीरिया कैसे बर्बाद हुआ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये रशिया और सलामी स्लाइसिंग धीरे धीरे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सलामी स्लाइसिंग करेगा। मुझे लगता है कि ईस्टर्न यूक्रेन, जहां पर विशेषकर रूसी स्पीकिंग लोगों की बहुतायत है, अल्टीमेटली रशिया उसको ले लेगा, ताकि रशिया का जो अपनी सिक्योरिटी का डिलीमा है वो खत्म हो जाए। और कल की इन चीजों से मुझे ये भी लगा कि पुतिन इंटेलेक्चुअल हैं और इमीडिएट चीज नहीं खेलते, वो 5-10 साल आगे का सोच के चलते हैं। पहले जॉर्जिया में जो किया, उसके बाद उन्होंने क्रीमिया किया, उसके बाद ये 2 नई रिपब्लिक बना ली। तो स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नया यूएसएसआर बना रहे हैं, नहीं। हाँ, वो भी एक बात चल रही है। हाँ, यूएसएसआर बनाने की ना एपिटाइट रशिया में है, ना उसके पास वो विचारधारा है, ना उसके पास आज वो शक्ति है, ना उसके पास वो फाइनेंस। रशिया अभी अपने आप को सशक्त बनाना चाहता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित चाहता है। और शायद है कि पहली बार जो उनकी कल स्पीच थी पुतिन साहब की 1 घंटे की, उसमें उन्होंने इस चीज को भी क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कई जगहों पर लेनिन की बुराई की, कई जगहों पर स्टालिन की बुराई की। तो उन्होंने ये भी दर्शाने की कोशिश की कि नहीं, मैं वापस से रशिया यूएसएसआर नहीं बना रहा। वो एक संदेश भी उन्होंने था। पुराने गड़े मर्दों को कब्र में से निकाल निकाल के हमारे सामने प्रदर्शनी की कल, कि इन्होंने ये गलत किया था, इन्होंने ये गलत किया था, किस तरह से यूक्रेन का अपीजमेंट किया गया, किस तरह से उसको क्राइमिया दिया गया, क्यों दिया गया, देना ही गलत था। वो सब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव्स भी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना, तो मुझे थोड़ी सी इस चीज पे भी बात है। फिर रूल बेस्ड नहीं होना चाहिए, लॉ बेस्ड होना चाहिए। जब बात होती है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, तो रूल्स तो फिर वो बनाता है जो पावर में होता है। ये भी सही है, ये भी लॉज परमानेंट होते हैं, लॉज जो होते हैं सबको फॉलो करने होते हैं। नोबडी इज टॉकिंग, नीदर अमेरिका नॉर रशिया, कोई नहीं बोलता है कि लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो। एवरीबडी सेज रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो। करेक्ट, करेक्ट। और वो तो रूल्स उनके रूल्स ऑफ द बनाए। गेम तो स्ट्रांग बनाता है, लॉज सबके लिए स्ट्रॉन्ग एक से, जैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग से गुलरेज, स्ट्रॉन्ग से अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें और चाइना की बात नहीं करें तो वो पॉसिबल नहीं है। आज के जो भी आज जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से चाइना जरूर इन्वॉल्व रहता है। और हम मान चुके हैं कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है। उस पर सियासत बहुत नहीं खेलते, पर सच्चाई तो यही है कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है। तो इस पूरे प्रकरण में चाइनीज जो जो गेम प्लान है उनका, वो शतरंज के किस मौरे के रूप में बैठे और उसका क्या असर यहाँ होगा हमारे यहाँ, क्योंकि
अल्टीमेटली तो जियोपॉलिटिक्स में यही देखते हैं कि हमारे देश पे इसका किस तरह से असर है। तो वो सुजाता, सबसे दुखदाई पक्ष मेरे लिए जो ये है, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से पूरा के पूरा ध्यान आकर्षण जो है वो इंडो पैसिफिक से हटकर ईस्ट यूरोप पर पहुंच चुका है। और आपने देखा होगा जब से यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ है, चाइना की बात कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल हाँ, एवरीबडी इज खत्म। टॉकिंग अबाउट रशिया। तो इससे शी जिनपिंग को उनके जो भी प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करने का, विचार करने का समय ज्यादा मिलता है, और चाइना को कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस मिलती है जो उसको नहीं मिलना चाहिए या वो डिजर्व नहीं करता। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ, इस शब्द को रिपीट करता हूँ हर बार। अमेरिका भी कोई बहुत ज्यादा नैतिक प्लेयर नहीं है, बहुत सी अनैतिकता दुनिया भर में फैलाई है, लेकिन जो दुनिया, इफ द वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय चाइना, द वर्ल्ड विल बी अ वेरी अगली प्लेस टू लिव। अमेरिका जो भी है कम से कम इतना बदसूरत दुनिया नहीं चला रहा है। करेक्ट। चीन का अगर दबदबा हुआ तो वो तो पूरी इनजस्टिस लीग खड़ी हो जाएगी। तो सबसे दुखद पक्ष ये है कि चीन को एक ब्रीथिंग स्पेस मिली है बहुत लंबे समय के बाद, जो वो डिजर्व नहीं करता। फिर एक चीज आपने नोट की होगी शायद, कि जैसे ही विंटर ओलंपिक खत्म हुआ उसी के बाद रशिया ने ये दो नए रिपब्लिक्स क्यों साइन की? इसकी बात कोई नहीं कर रहा थोड़ेज। कोई नहीं कर रहा। तो उन डॉट्स को मिलाओ हाँ। तो आपको बहुत सारी पिक्चर समझ में आएगी। फिर एक शंका ये भी उठती है कि अगला प्लान क्या शी जिनपिंग कुछ कर रहा है? क्या वो ताइवान पे कर रहा है? हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना बेवकूफ है वो कि इंडिया पे करेगा, उसको यूं भी ज्यादा फायदा मिलेगा ताइवान पे करने से, क्योंकि ताइवान पे करने से वो माओ के बाद कम्युनिस्ट बुक्स में आ जाएगा कि जो काम माओ से नहीं हो पाया ताइवान को जीतने का, वो शी जिनपिंग ने किया। तो क्या ताइवान में भी कुछ ऐसा होने वाला है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना चाहिए। क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि डेफिनेटली डेफिनेटली पुतिन जो है, पुतिन साहब अकलमंद है, और अकलमंद आदमी डेंजरस होता है, लेकिन बेवकूफ आदमी भी डेंजरस होता है। वो उससे बड़ा डेंजरस होता है। और शी जिनपिंग कुछ उस हिस्से में आते हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि वो मेनली कुछ करेंगे तो ताइवान पे करेंगे, लेकिन सतर्कता हमको ही बरतनी पड़ेगी। अगर ये चीजें डॉट्स जुड़ी हुई हैं, विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद ही कुछ हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन? सो आप एक्चुअली कह रहे हैं कि ये एक सोचा समझा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? हो भी सकता है। अगर दो फ्रंट एक साथ खुल जाए, एक यूक्रेन में और एक ताइवान में, तो अमेरिका किसको बचाएगा और किसको छोड़ेगा? और क्या बिना अमेरिका के यूरोपियन गुलरेज, अब हमने सीरिया से लेके हर एक जगह वियतनाम में देखा, बहुत फेरिस काफी लंबी है। अफगानिस्तान में तालिबान का जो पूरा जो घटना चक्र देखा, क्या उसके बाद भी हमको लगता है, मतलब क्या अमेरिका के पास ऐसी कोई कूटनीतिक पावर बची है कि जहां पे वो किसी दो देशों के बीच के में इंटरफेरेंस करना भी चाहता है? जैसे आप बोले थे एपेटाइट नहीं, जब तक उसकी अपनी कोई जमीन ना उसमें उलझी हो या कोई अपना स्वार्थ ना हो, तो आपको लगता है कि ये पूरा का, चाहे वो अमेरिका ही नहीं, अभी यूएन हो गया या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हैविंग द लॉस्ट रेलेवेंस ऑलरेडी, कि किसी भी तरह से अगर क्या वो चीन ताइवान पे करता है? क्योंकि हमें हमें बहुत उम्मीद थी शायद अमेरिका से, अफगानिस्तान में जो भी हो रहा था, और वो बिल्कुल भाग गया वहां से लोगों को मरने के लिए छोड़ के। तो उसके बाद कुछ उम्मीद बची है अमेरिका से? देखो, पहली बात तो मैं बोलता हूं कि डू नॉट कंपेयर अफगानिस्तान विद वियतनाम। अमेरिका जो जंग हारा था वो हनोई में नहीं हारा था, वो हारा था वॉशिंगटन में।
क्योंकि पब्लिक में आउटरीच था, वो पूछते थे कि कब ये खत्म होगी, कब बॉडी बैग्स आना बंद होंगे। अफगानिस्तान की जंग के प्रति ऐसा कोई प्रदर्शन वहां नहीं हो रहा था। नहीं, आर्मी को बुलाने लोग की तो बात हो ही रही थी, वो तो बहुत देखो, बात होना एक अलग चीज है और उसके खिलाफ एक जन आक्रोश होना जो सड़कों पे नजर आए, हाँ, वो नहीं था। इतना आउटरीच तो नहीं था, बात थी। तो अफगानिस्तान की जंग जो है वो अमेरिका मेरे हिसाब से अफगानिस्तान में हारा है, और वियतनाम की जो जंग थी वो वाशिंगटन में हारा था। अब दूसरा प्रोस्पेक्टिव आप पूछ रहे हो कि क्यों अमेरिका करेगा अगर उसकी कोई जमीन नहीं फंसी हुई है तो, या ये कह दो कि व्हेन देयर ओन डॉग इज नॉट इन द रेस, तो वो क्यों करेगा। ग्लोबल हेजेमन होने के कुछ नुकसान होते हैं लेकिन फायदे ज्यादा होते हैं। और मुझे लगता है कि यदि चीजें ज्यादा आक्रामक होती हैं, और सपोज करो कि यूक्रेन का संकट बढ़ता है जिसकी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पुतिन को करना है वो कर रहे हैं, कोई कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा। लेकिन अगर शी जिनपिंग ने ताइवान को भी अनेक्स कर लिया, तो फिर अमेरिका का जो ताज है सिर पर, ग्लोबल हेजेमन का, ग्लोबल लीडर का, जिसकी वजह से वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को अपने हिसाब से चलाता है, जो मैंने अभी एक टर्म कही थी कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम रादर देन लॉ बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो रूल बनाता है वो हेजेमन बनाता है, और उस जगह को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जब रूल्स बनते हैं तो उसमें आपका पैसा भी आता है, आपके कंपनीज के हित भी जुड़ते हैं, आपकी माइनिंग भी जुड़ती है, आपके डॉलर को की जो दुनिया भर की जो ग्लोबल करेंसी डॉलर बना हुआ है वो चीज भी होती है, जिसकी वजह से आप जितनी चाहे हरी पत्ती छाप सकते हो और अपनी इकोनॉमी चला सकते हो। अगर ताइवान चला गया तो फिर वो जो दर्जा है अमेरिका का ग्लोबल हेजेमन का और जो रूल्स बनाने वाले का, वो हट जाएगा। अब ऐसा क्यों होने देगा अमेरिका? नहीं होने देगा अनटिल एंड अनलेस कि ट्रेजरी में पैसा नहीं है। अब इसके बारे में आप सोचते रहो, ये मेरी विश्लेषण है। नहीं, I missed that point. What is it? Until unless? Until and unless ट्रेजरी में पैसा नहीं है। अमेरिका के ट्रेजरी में पैसा नहीं है। War is a very expensive thing. War is an expensive Of course. thing. But what if the wars are dollars not fought on your land, but someone else's land, as always in the case of America? Yes, लेकिन पैसा तो चाहिए लड़ने के लिए। Ultimately, you need finance. कि शायद हमें इस बारे में भी बात करने की और सोचने की और सोचना चाहिए कि अमेरिका की वास्तव में स्थिति क्या है। देखो, अमेरिका की सबसे बड़ा पावर उसकी मिलिट्री है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका डॉलर है। यस। और वो डॉलर की वजह से अभी बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं सकते कि कितना डॉलर छप रहा है, फेडरल रिजर्व कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है। लेकिन 80s के अंत तक किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि फाइनेंस खत्म हो जाएगा, यूएसएसआर की ट्रेजरी खाली होगी और उसके बाद भड़बड़ा के सिस्टम गिर जाएगा। तो बड़े मुल्कों की चीजें इतनी आसानी से मर नहीं पड़ती, मेरा भी गैस है। विद दैट आई थिंक हम इस पे दूसरा शो करेंगे जहां पे हम ये थोड़े डॉट्स कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत व्यापक और आई थिंक हम सबको इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या सचमुच ताज के नीचे जो जवाहरात और जो तिजोरी थी वो क्या सचमुच है, या तिजोरी नहीं, आपको ये नहीं पता ना, आपको ये नहीं पता कि जो आप तिजोरी खोल रहे हो उसमें सोने के सिक्के हैं या कंकाल है। कंकाल तो खैर जरूर मिलेंगे, सोने के सिक्के की बात जरूर करते हैं। नहीं, लेकिन केवल कंकाल मिलते हैं तो कंकाल का मूल्य नहीं होता, फिर उनको कब्रिस्तान में डालना पड़ता है, कब्र में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखो सुजाता, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि चीजों को जब भी हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचें तो उसमें दो तीन चीजें हमेशा होती है। कोई भी बड़ा देश हो, जब भी कुछ करेगा तो उसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होगा, उसमें स्ट्रेटेजी भी इन्वॉल्व होगी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होगी।
इन तीनों के समावेश को देख लो, यदि कुछ चीज हो रही है तो ये तीनों चीजें हैं, और कुछ चीज नहीं हो रही है तो इनमें से कुछ एक मिस हो रहा है। क्या है ऐसा कि अमेरिका को जो रोक रहा है जंग में आने से, वो जंग चाहे यूरोप की हो या एशिया की हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के समय सबसे कमजोर कड़ी इंडो पैसिफिक की भी और यूरोप की भी यदि कोई है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। एटलीस्ट जो बाइडेन के जमाने में तो दिख रहा है। इन सब का असर कितना होगा कुलरेश हमारे देश पे, एक आम जनता के जिंदगियों पे, उनके पैसों पे, महंगाई पे, जिससे वो ऑलरेडी बहुत मार खा रहे हैं। अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है, सब कुछ डीजल पेट्रोल सब महंगा है, तो इसका तो असर हम शेयर मार्केट पे देख ही रहे हैं। उसके अलावा और क्या असर देखते हैं आप? देखो, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जंग की। हमारे इस पे साथ? हम किसी दुनिया के साथ। सबसे पहले किसके साथ? चीन, हमारे साथ? ये अभी भी ये वो पहेली है जिसको मैं बूझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन क्यों चाइना जो है हम्म दुनिया का 40-45% से ज्यादा गेहूं इकट्ठा कर रहा है। दुनिया का 40-45% से ज्यादा, 60% से ज्यादा राइस को एकत्र कर रहा है, इंपोर्ट करके उनको वेयर हाउसेज में रख के, साइनोज में रख के। क्यों हो रहा है ये सब? ये हमारा तीसरा शो हुआ। तो जब जंग की तैयारी होती है तो आप राशन भी रखते हो, आप पैसा भी रखते हो, आप इक्विपमेंट भी रखते हो। इक्विपमेंट के रूप में हम PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, उसका एक्सपेंशन देख रहे हैं। मिलिट्रीली जो कर रहा है दुनिया भर के साथ, वो हम देख रहे हैं। और जो ये खाद्यान्न को इकट्ठा कर रहे हैं, ये कुछ बुरी घटना की तरफ संकेत दे रहा है। मेरे दिमाग की घंटी बजती है कि फिर डॉट्स को जोड़ो कि पैसा उसके पास है आज की तारीख में, मिलिट्री का एक्सपेंशन, और उसके सोने पे सुहागा कि आप इतना खाद्यान्न को क्यों रख रहे हो। दुनिया का 40% से ज्यादा गेहूं, 60% से ज्यादा चावल, ये इकट्ठा करने से क्या मतलब? अनायास तो कुछ नहीं हो रहा है। कैसे? और और जितना अमेरिका सैंक्शन लगाएगा अभी रशिया के ऊपर, उतना ज्यादा रशिया को डिपेंडेंट कर देगा चाइना की गोद में। एक मुझे एक्सिस बनती हुई दिखती है अमेरिका की गलत पॉलिसीज की वजह से, इनके थिंक टैंक्स का मेंटल दिवालियेपन की वजह से। वो एक्सेस आप शुरू करो। कहीं ना कहीं मैं जर्मनी का भी नाम लूंगा, क्योंकि जर्मनी की पॉलिसी कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। जर्मनी से शुरू करो रशिया, फिर आप आ जाओ ईरान, आप आ जाओ सीरिया, आप आ जाओ चाइना, आप चले जाओ नीचे नॉर्थ कोरिया। एक एक्सिस बनती हुई दिख रही है। इस एक्सिस का बहुत सारे इनके कोऑर्डिनेटेड मूव्स का, चाइना की जो बहुत सारी नीतियां चल रही हैं उनका, यहां तक कि जो उनके देश में गलत स्टेप्स ले रहे हैं वो कि सर्विस इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब वॉर होती है तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग पावर काम आता है। तो पिक्चर जो दिखती है राइट फ्रॉम जर्मनी टू नॉर्थ कोरिया, किसी तरफ इशारा करती है। इशारों को समझने की कोशिश करो। और इन सब के बीच में अमेरिका की कमजोरी,
वो बहुत सारे संकेतों को देती है कि क्यों ये एक्सेस बन रही है। ओवर यूज ऑफ पावर ऑफ सैंक्शन, चाइना का ईरान के साथ $400 बिलियन की डील होना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। ये सब जो चीजों को आप मिला के देखो, मुझे लगता है कि जंग के लिए बारूद रखा गया है, चिंगारी की जरूरत है। तो क्या ये लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी है, ये सबको पता है। इसके लिए हम कितने, आपको क्या लगता है एज आप प्रवक्ता हैं एक पार्टी की जो कि सरकार में है और जो पॉलिटिकल पे अच्छी पकड़ रखते हैं, तो एज इन दोनों का समावेश करके आपको क्या लगता है हम कितने तैयार हैं? देखो, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, अगर मिलिट्रीली हम बात करें तो हम चीन को संभाल सकते हैं। हमको यदि जरूरत पड़ेगी तो इक्विपमेंट की पड़ेगी, उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ सही है कि हम वहां से टेक्नोलॉजी ले लें। अगर जरूरत पड़ती है तो वी डोंट नीड बूट्स ऑन ग्राउंड, वी डोंट नीड अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड, वो हम पर्याप्त है उसके लिए। लेकिन अभी जो चीजें हुई हैं उसके बाद भारत को हो सकता है कुछ बड़े डिसीजन भी लेना पड़े vis-a-vis रशिया, लेकिन अभी बोलना भी जल्दबाजी है, क्योंकि जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं, ब्रिटेन ने जो सैंक्शन लगाए हैं, वो क्या सैंक्शन, प्रमुखता से जो अमेरिका का सैंक्शन लगा है वो ये है कि अमेरिकन कंपनीज जो 2 नए रिपब्लिक्स बनाए हैं रशिया ने यूक्रेन से, तो वहां पे काम नहीं कर सकती, वहां बिजनेस नहीं कर सकती। तो ये सैंक्शन रशिया पे है या उन 2 रिपब्लिक्स पर है? करेक्ट, पहली बात। करेक्ट। दूसरी बात, वो दोनों रिपब्लिक्स जो हैं वहां तो ऑलरेडी गृह युद्ध की स्थिति थी। तो वहां तो पे जब कौन गृह सी युद्ध की कंपनी स्थिति, तो जाके वहां पे निवेश कौन करेगी? निवेश कर रहा था? करेक्ट। तो हो सकता है कि अगर अमेरिका चीजों को इग्नाइट नहीं करना चाहता तो फिर हम पे भी प्रेशर नहीं आएगा, रशिया को जो करना है वो करने देगा। और फाइनली यही होता है जब वो, जिसमें बताया था ना कि जो मछली उसमें डालते हैं कांटे में मछली पकड़ने के लिए, अब वो मछली जो है वो अगर पकड़ में आ गई उसके जरिए बड़ी मछली, तो फंस गई। अन्यथा क्या होगा, वो जो बड़ी मछली है छोटी मछली को ले गई। दोनों केस में छोटी मछली तो मर रही है, वो छोटी मछली यूक्रेन है, वो यूक्रेन है। तो अमेरिका को अगर इग्नाइट नहीं करना है तो अमेरिका चुपचाप जो करना है रशिया को करने देगा। वो स्थिति हमारे लिए भी अच्छी है कि हमारे संबंध रशिया से भी हैं, पुराना इक्विपमेंट भी इतना है, नया इक्विपमेंट भी इतना है। हम रशिया और चाइना को उतना करीब नहीं जाने देना चाहते। हम ये नहीं चाहेंगे कल से हमारी जंग हो चीन से तो रूस या तो न्यूट्रल हो जाए, हम ये चाहेंगे, लेकिन चीन के पक्ष में नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए अच्छा अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कुछ करता है तो फिर हमको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे वीजा वी रशिया। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर स्थिति है अभी कि ठीक है अमेरिका कुछ नहीं कर रहा, जो रशिया को करना हो वो कर ले वहां पर। अल्टीमेटली वही है ना कि जो कांटे में फंसी हुई मछली है, क्या तो बड़ी मछली खा लेगी या बड़ी मछली फंस जाएगी? चलिए, एक मछली के कांटे की तरह ये पूरा पेचीदा जो पूरा एक विषय है उसको आपने समझाया। मुझे एक चीज, आज का, कल से लेकर आज तक का जो कुछ भी प्रकरण हुए उसमें मैं यही चाहता था कि अमेरिका ज्यादा रिएक्ट नहीं करे, क्योंकि वो रिएक्ट ज्यादा करता तो हमको भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करने का प्रेशर आता। जब वो ही रिएक्ट नहीं कर रहे तो हम पर प्रेशर नहीं आ रहा। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो हमारे हित में। पर आपको लगता है कि ऐसा कोई युद्ध की कोई स्थिति नहीं है?
मुझे नहीं लगता कि वेस्ट में एपिटाइट है। बिना एपिटाइट के कोई जंग नहीं होती। देखो, कोई मुझे मारने आ रहा है तो दोनों में लड़ाई जब होगी तब मैं उल्टा मारूंगा। अगर मुझे कैसे भी शांति चाहिए तो मैं झापड़ खा के भी बैठ गया तो जंग क्यों होगी? करेक्ट, ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू। पर आप उस बात पे अभी भी कायम है कि तीसरा विश्व युद्ध तो होगा और वो चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? 110%। आज नहीं होगा तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। और अंततोगत्वा भारत जंग करेगा चीन के साथ। मैं यही चाहता हूं कि वो जंग हो तो वो आखिरी व्यक्ति तक हो, लेकिन आखिरी व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं हो, वो आखिरी व्यक्ति ताइवानीज हो, वो आखिरी व्यक्ति मलेशियन हो, वो आखिरी व्यक्ति फिलिपिनियो हो, वो आखिरी व्यक्ति इंडोनेशियन हो, और वो जमीन भी हमारी नहीं हो जहां जंग हो। वो चाहे फिलीपींस के आइलैंड्स हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, क्योंकि बड़ी शक्तियां जब भी उभरती हैं जब वो दूसरे के देश पे जाके जंग करती है। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में और जापान में जाके लड़ा, अमेरिका की धरती पे नहीं लड़ा। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, और सरकार कर भी रही है, कि नेवी का एक्सपेंशन हो रहा है। जरूरत है वो उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है कि नेवी को और एक्सपांड करें ताकि जितना दूर सागर में जाके लड़ सके लड़े, आज नहीं 10 साल बाद। और उसमें यदि चाइना हारता है तो भारत विश्व की शक्ति बन जाएगा। लेकिन भारत को चाहिए कि अपनी भूमि पे नहीं लड़े, अंतिम व्यक्ति तक लड़े, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति भारतीय नहीं हो, वो कोई भी हो। कामना करते हैं कि विश्व युद्ध हो ही ना, पर अगर हो तो आपकी बात सच है। So thank you Gulrich for giving your time और इतने पेचीदा विषय को इतने अच्छे से बताने के लिए। और इसके साथ साथ मैंने शो के दौरान भी 2 चीजें कही हैं कि हम दूसरा शो जरूर करेंगे, वो है कि अमेरिका की आज क्या स्थिति है, क्या वो एक सुपर पावर रह गया है या फिर वो पीतल का चमचमाता ताज है जिसको हम सोने का समझ रहे हैं। और दूसरा जो आपने एक अभी बात कही कि विश्व युद्ध होगा और वो किस तरह का होगा, कहाँ होगा, किसके बीच होगा, कयासों की बातें हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में आप कयास लगा के ही अपने आप को सुरक्षित करते हैं। आप वो मुसीबत आने का इंतजार नहीं करते। आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे 5 सिचुएशंस हैं और इस पांचों सिचुएशन में मेरी सिचुएशन सबसे अच्छी कैसे बनी रहे। यही है जियोपॉलिटिक्स इन द मोस्ट लेमैनिश लैंग्वेज। तो इस पे भी बात करेंगे। आप अपना समय निकालिएगा क्योंकि आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा फिर से इतने दिनों बाद, और मैं जानती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।